दोस्तों हमारा 10 मार्च को कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों अब हम क्या लगातार तैयारी करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये हमारा क्या है, पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, इसके बाद पार्ट 2 आएगा 2 अंकी वाला, फिर 3 अंकी वाले बता दूंगा, 4 अंकी बता दूंगा। ओके, इसके साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ भी प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। तो जो क्वेश्चन बताऊं वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। एकदम सिलेक्टेड, प्योर सिलेक्टेड आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कीलाकाल लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया? तो सन 1850 में कीलाकाल लिपि के अक्षरों को पहचाना और पढ़ा गया। जो आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके एक वाक्य में भी आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ आपका एक शब्द का उत्तर रहता है। जैसे कीलाकाल लिपि के अक्षरों को किस वर्ष पहचाना या पढ़ा गया? तो 1850 में पहचाना और पढ़ा गया। सीमार से क्या आशय है? तो सीमार से आशय विकास उन्मुख, मजबूत, दूरदर्शी और साहसी आदि से होता है। भारत के 2 प्राचीन नगरों के नाम? तो भारत के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। जैसे यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए? तो यूनिफॉर्म एक लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट है। इसका इस्तेमाल कई प्राचीन भाषाओं को लिखने के लिए किया गया था। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपका प्रीवियस में आ भी चुका है क्वेश्चन, और एक वाक्य में ये पूछा गया था कि पेपाइरस क्या है? पेपाइरस क्या है? तो पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे हुआ करता था और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल होता था। पेपाइरस के पत्तों का संविदा पत्र, लेख व सरकारी दस्तावेज लिखे जाते थे। रोमन काल में इसी तरह के दस्तावेज का प्रचलन था। यानी पेपाइरस के जो पौधे होता है, इससे ये क्या है, कागज, इससे कागज बनता था। ओके, कागज के तैयार कर लेते थे, फिर उसका उपयोग क्या है, अपने सरकारी दस्तावेजों, संविदा पत्र, उसमें उपयोग किया जाता था। और एक सरकंडे जैसा पौधा होता है, मिस्र नील नदी के किनारे उगा करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे बालात भर्ती सेना क्या है? तो फारस की सेना के संदर्भ में बालात भर्ती वाली सेना उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत कुछ वर्गों या समूहों के वयस्कों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। जैसे चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया? चीन में हम जानते हैं कि महान दीवार है, तो चीन ने क्या महान दीवार का निर्माण क्यों कराया या क्यों किया गया? तो स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोल और यायावर कबीले चीन पर लगातार आक्रमण करते रहते थे। इस आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के उद्देश्य से ही महान दीवार का निर्माण किया गया था। सिंपल है, ये हो जाता आपका, इस साइड हो जाता मान लीजिए चीन और इस साइड आपका मंगोल। तो मंगोल वाले क्या करते थे? मंगोल जो होते बर्बर होते हैं, ओके, और उन्हें भोजन की तलाश में हमेशा रहते थे। तो जो मंगोल के साइड क्या हुआ है, संसाधन की कमी थी। संसाधन की कमी होने के कारण जो मंगोल लोग थे वो क्या बार बार चीन पर आक्रमण करते थे, लूट के फिर बार बार अपने क्षेत्र में चले जाते थे, फिर लूटा, फिर अपने क्षेत्र में चले गए। इससे क्या चीन बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए उसने क्या है महान दीवार का निर्माण कर दिया ताकि ये बार बार आके परेशान ना कर सके मंगोल। नेक्स्ट यास क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट में नॉर्मल पूछ लिया जाता है। तो यास एक विधि संहिता या नियमावली थी। सेम इसी प्रकार से आप समझ लीजिए जिस प्रकार से भी हमारा संविधान होता है। ओके, संविधान क्या है? संविधान भी हमारा क्या विधि संहिता है। तो सेम इसी प्रकार से चंगेज खान की एक जो विधि संहिता थी उसे यास कहा जाता था। तो यास या विधि संहिता वह नियमावली थी जिसमें चंगेज खान ने कुर्तलाई में लागू किया गया था। प्रारंभ में यासक लिखा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ था विधि, ज्ञप्ति या आदेश। यास का संबंध प्रशासनिक कानून से था, जैसे आखेट, सैन्य व डाक प्रणाली। इसी को चंगेज खान ने विधि संहिता और यास कहा है। नेक्स्ट, अल ड्यूक किसे कहा जाता था? इंपॉर्टेंट रहने वाला, सभी एकदम प्योर सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है। और एक लाइन के उत्तर रहने वाले, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ तो एक लाइन में उत्तर मैं आपको बताते जाऊंगा। तो वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या तैयार करते जाना है। तो अल ड्यूक किसे कहा जाता था? राजा अपनी भूमि को जिन विश्वास पात्र समानताओं में वितरित करता था उन्हें अल ड्यूक कहा जाता था। नेक्स्ट है, सालमैन कौन था? तो सालमैन मार्टल का पौत्र और पेपिन का पुत्र था। इसने फ्रांस में फैसिस्ट साम्राज्य की नींव रखी थी और इस साम्राज्य में स्पेन और इंग्लैंड को छोड़कर पश्चिम के सभी देश शामिल थे। 1814 ईस्वी में सालमैन की मृत्यु हो गई थी। यथार्थवाद क्या है? तो कला एवं साहित्य आदि क्षेत्रों में वास्तु स्थिति का चित्रण ही यथार्थवाद कहलाता है। निकोलो मैकियावेली कौन थे? निकोलो मैकियावेली इटली के राजनीतिक, दार्शनिक, संगीतज्ञ और कवि एवं नाटककार थे। पुनर्जागरण काल में यह इटली के प्रमुख व्यक्ति थे। वास्को डी गामा कौन थे? वह भारत में किस स्थान पर पहुंचे? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था। वह भारत के पश्चिमी समुद्र तट कालीकट नामक स्थान पर पहुंचे। यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए? वहाँ के किन्हीं आपको 2 विश्वविद्यालय के नाम बताने हैं। तो यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुआ था और वहाँ के 2 विश्वविद्यालय, एक पदुआ विश्वविद्यालय, एक है आपका बोलोनिया विश्वविद्यालय। दास प्रथा किस देश की समस्या थी? ये इंपॉर्टेंट है आपका।
तो दास प्रथा अमेरिका देशी समस्या थी। ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से पूछा जा सकता है डायरेक्ट, दास प्रथा किस देशी समस्या की थी? तो अमेरिका की थी, क्योंकि स्पेन के व्यापारी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से दास खरीदकर अमेरिका में स्थित अपने बगानों में ले जाते थे। नेक्स्ट है मूल निवासियों के विस्थापन से आपका क्या अभिप्राय? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मूल निवासियों के विस्थापन से अभिप्राय पूछा जा रहा है या किससे क्या तात्पर्य है? तो 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्से में तथा मध्य एवं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के इलाके में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया में वहां से बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाके में जाने विवश कर दिया गया। यानी बाहर से इतने लोग आने लगे अलग अलग एरिया से कि यूरोप के जो लोग थे, यूरोप से आए प्रवासी बसने लगे थे, जिससे वहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें वो अपने स्थान छोड़ना पड़ता। इसी प्रक्रिया को मूल निवासियों का विस्थापन कहा जाता है। इन स्थानों पर यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई बस्तियाँ कॉलोनी, जिसे उपनिवेश कहा जाता था। नेक्स्ट है एवरीजन शब्द का वास्तविक अर्थ बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव को एवरीजन के नाम से जाना जाता था। ये आदि मानव ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 वर्ष पहले और संभवतः इससे पहले भी निवास करते थे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? तो कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसे समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ। इसने वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा, तभी से इनको क्या रेड इंडियन कहा जाता है। तो कोलंबस जब क्या अमेरिका पहुंच गया और उसको क्या लगा अमेरिका गया, कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, लेकिन उससे लग रहा कि मैं इंडिया पहुंच गया, इसलिए वहाँ के लोगों को क्या कह दिया? रेड इंडियन कहा दिया, तभी से वहाँ रेड इंडियन कहने जाने लगा। नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन है, माचू साम्राज्य कब समाप्त हुआ और इसके स्थान पर किसने नेतृत्व किया? ये हमारा क्वेश्चन, ओके, ये हाईलाइट नहीं हो पाया। तो माचू साम्राज्य 1921 में समाप्त हुआ और इसके स्थान पर सन यात सेन ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चीन की मुख्य नदियों की कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट रहने वाला ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो चीन की मुख्य नदियां हैं आपकी यात्संगजी, हुआन ब्यू, मेकांग नदी और आपका ब्यारलुंग संगीपो। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के मंदिरों में कौन कौन से देवताओं के निवास स्थान है? तो मेसोपोटामिया के मंदिरों में और जो चंद्रमा देवता है, इन्नाना जो प्रेम युवा युद्ध की देवी थी, के निवास हैं। तो और इन्नाना का वास था, और कौन थे? इंद्र देवता थे, और इन्नाना प्रेम व युद्ध की देवी थी। विश्व के प्रथम कानून का संहिता का निर्माण किसने कराया? तो विश्व के प्रथम कानून संहिता का निर्माण हम्मुराबी ने कराया था। माली राज्य में कौन कौन से खाना बदू समुदाय के लोग आकर बसे? तो माली साम्राज्य में गढ़लिया, अकदी, एमोराइट, असीरिया और आर्मीनियन समुदाय के लोग आकर बसे। मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन किस प्रकार से किया? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर की गई परिक्रमा के आधार पर किया। समय के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ता है, और एक घंटे में 24 घंटे, और एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट में बांटा। और ये मेसोपोटामिया का जो समय विभाजन था इतना मतलब सही था कि आज के समय भी आज ये जो आप लिखा हुआ है ये हमें क्या है, ये आज भी हम फॉलो करते हैं। एक वर्ष में क्या 12 महीने होते हैं, और हर महीने कितने हफ्ता होते हैं? 4 ही हफ्ता होते हैं। हर दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये मेसोपोटामिया की देन है, जो आपका समय का देन है, जो आज हम यूज कर रहे हैं, ये मेसोपोटामिया की देन है। ओके, नेक्स्ट है रोम में गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 500 ईसा पूर्व में रोम की जनता ने अपने शासक को देश से निकालकर गणराज्य की स्थापना की। यह गणराज्य निसंदेश लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था। नेक्स्ट है ऋतु प्रवास क्या है? तो ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों और चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आगमन ऋतु प्रवास कहलाता है। यानी ये लोग आगमन करते थे, मतलब चारे की खोज में निकलते थे, लेकिन ऋतुओं के अनुसार निकलते थे। ऋतुओं के अनुसार निकल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना तो प्रवास कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना प्रवास है, लेकिन ऋतु के अनुसार ये जा रहे हैं, ऋतु जब बदलती उसी के अनुसार ये अपने स्थान चेंज करते थे, तो ये ऋतु प्रवास हो जाएगा। कोपरनिकस कौन था? तो कोपरनिकस पोलैंड निवासी विज्ञानी था, जिसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगाती है। आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन है अभी। यूरोपीय साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? तो शक्तिशाली और उन्नत देशों द्वारा कमजोर एवं पिछड़े देशों पर अपना अधिकार स्थापित करने की इच्छा को है साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। इस साम्राज्यवाद का प्रसार यूरोप में होने वाले यूरोपीय साम्राज्यवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस से आप क्या आशय है? तो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस से आशय इतिहासकारों की ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के बारे में चुप्पी से है। नेक्स्ट टेरा न्यूलिस का वास्तविक अर्थ बताइए। तो जो जमीन किसी की भी नहीं होती थी उसको ऑस्ट्रेलिया में टेरा न्यूलियस कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्ड रश, क्या ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ भी चुका है, तैयार करके रखना है। तो गोल्ड रश उस अपराधापी का नाम है जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में यूरोपीय लोग अपना भाग्य सवार लेने की उम्मीद से अमेरिका जा पहुंचे। जापान का खुलना क्या था?
अमेरिका और जापान के मध्य हुई संधि के अनुसार जापान 2 बंदरगाह अमेरिका के जहाज़ों के लिए खोल दिए। इसके अतिरिक्त अमेरिका को जापान में थोड़ा बहुत व्यापार करने की रियायत दी गई। संधि के निहित इन बिंदुओं को जापान का खुलना कहते हैं। जैसे जापान का आधुनिकरण किस वातावरण में हुआ? जापान का आधुनिकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों का वर्चस्व था। गिलगमिश क्या है? कोई 2 बिंदु आपको बताने हैं। तो गिलगमिश एक क्या है? महाकाव्य है। गिलगमिश का एक महाकाव्य है। इसके 2 बिंदु से संबंधित बताना। तो पहला है गिलगमिश महाकाव्य की रचना 2500 से 2100 ईसा पूर्व में की गई थी और इसे 12 पट्टिकाओं में रचा गया था। मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही के लिए उपयुक्त मार्ग कौन सा था? तो मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही के लिए उपयुक्त और एवं सस्ता मार्ग था जलमार्ग, क्योंकि जानवरों से माल की ढुलाई की दशा में उन्हें चारा खिलाना पड़ता था, जो कि उनके लिए क्या महंगा पड़ता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हौज क्या था? इंपॉर्टेंट है, जिसमें आ चुका है हौज के बारे में, तो तैयार करके रखना है। तो हौज एक छोटा सा गड्ढा होता था जो घरों के आंगन में बनाया जाता था, ताकि वर्षा के जल निकासी के समय बहने वाला पानी हौज में चला जाए, आसपास की कच्ची गलियां में ज़्यादा कीचड़ ना हो। सिंपल हौज क्या है? छोटा सा गड्ढा हो जाता है जो घरों का आंगन में बनाया जाता था, ताकि जो वर्षा का पानी हो किसमें चला जाए, जल की निकासी के समय बाहर बहने वाला पानी क्या हौज में चला जाता है, आसपास में क्या ज़्यादा कीचड़ नहीं होता था। इस टाइप की क्या है, ये भी प्रश्न में आ चुका है। यूरेसीमा में समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता था। दास प्रजनन शब्द से स्पष्ट कीजिए। तो नाम है दास प्रजनन, यानी दासों का प्रजनन करना। तो गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों को उनके साथ मर्दों को अधिकारित बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे बच्चे भी आगे चलकर दास बने और उनके स्वामी की सेवा करें। एकास्म से क्या तात्पर्य है? एकास्म का तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज और संस्कृति अथवा संस्कृति एकास्म है, तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी और आंतरिक एकरूपता है। एकास्म इंपॉर्टेंट, ये भी प्रीवियस में आ चुका है। मतलब अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं एकदम प्योर हाई इंपॉर्टेंट वाले दिख रहे हैं। हौज क्या है, स्टेपी क्या है, और एकास्म क्या है, बहुत सब बाज नामक कर क्या है, ये सभी एकदम प्योर इंपॉर्टेंट है। कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर एक ना एक सेट में जरूर, कि किसी सेट में आपको बाज नामक कर पूछेगा, किसी में एकास्म पूछेगा और किसी में आपका स्टेपी और किसी में हौज आएगा। 100% है आपका। इस टाइप से आपका लगातार आ रहा है क्वेश्चन, तो पढ़ के आपको रखना है। तो बाज नामक कर क्या है कि वह कर जिसमें सुरक्षा यात्रा के लिए यात्री को पास दिए जाते थे, जिन्हें फारसी में पेजा या मंगोल भाषा में जिरिज कहा जाता था। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यापारी बाज नामक कर का भुगतान करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यायावरी इतिहास लेखन में इतिहासकारों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? किन 2 कठिनाइयों को आपको उल्लेख करना है। तो देख लेते कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम लिखा, विदेशी विद्वानों ने उनके विषय में ज़्यादा लिखा। अगर मंगोल के इतिहास की बात करें तो मंगोलों ने अपने बारे में जितने ज़्यादा लेख नहीं लिखे, जबकि जो विदेशी उन्होंने उनके बारे में लिखे हैं। ऐसी स्थिति में उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यों में कथनों का प्रयोग हुआ है उनका मंगोल भाषा में करीबी अर्थ निकाला भी कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त बहुत से फारसी तकनीकी शब्द मंगोल में प्रविष्ट कर गए, जिनको समझकर सटीक अर्थ निकालना इतिहासकारों के दुष्कर हो गया, यानी कठिन हो गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भिक्षु किसे कहते हैं? तो मठों में एकांत जीवन बिताने वाले ईसाइयों श्रद्धालुओं को भिक्षु कहा जाता है। मठों में एकांत जीवन जो बिताते थे ईसाई, उन्हें श्रद्धालुओं को भिक्षु कहा जाता है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमने क्या है 2 अंक वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए हैं। अभी दोस्तों कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, तो हम क्या है उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, तो देखिए इतने सारे भले मैंने क्वेश्चन बताया, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन तो एक वाक्य वाले थे, यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना था, फैक्ट वाले थे, वो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, तो उन पर आप फोकस कर लीजिएगा। ओके, और कुछ बार आपको थोड़ा फोकस कर लीजिएगा और 1-2 बार और ओके, अगर आपको लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपका क्या क्लियर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले महत्वपूर्ण वस्तुएं प्रश्नोत्तर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, क्लास 11 का हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लास से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको ऐप से हिस्ट्री का कोर्स लीजिएगा। जब हिस्ट्री का कोर्स लें क्लास 11 का, तो आपको हिस्ट्री 80 कूपन कोड जरूर अप्लाई करिएगा, तो सीधे दोस्तों आपको 50 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। जब फीस और कम हो जाएगी, नाम मात्र की फीस में दोस्तों आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हो। पीडीएफ रहेगा तो बार बार आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउट आता है तो कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।